नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके फंडे पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर पीडीओ यानी कि ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा के सभी टॉपिक करवाए जा रहे हैं। और इस श्रृंखला में ये हमारी 10वीं कक्षा है, 10th क्लास है। और आज का विषय रहेगा हमारा उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, स्पेस एंड स्पेस इंजीनियरिंग। ओके। और ये जो विषय है, ये जो टॉपिक है, इस पे मैं 2 वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ। ये इस विषय पर उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का तीसरा वीडियो है। और वीडियो मेंस जो है, ग्राम सेवक का मुख्य परीक्षा है जो उसकी ये 10वीं कक्षा है। ओके। और अगर आपने पहले के उपग्रह पे जो मैंने 2 वीडियो डाले हैं वो नहीं देखे हैं, तो उन वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाइए, आराम से उन वीडियोस को इत्मीनान से देखिए और बढ़िया से तैयारी करिए। ये टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको करवाया है, पूरे के पूरे यूट्यूब पे गारंटी दे के कहता हूँ, इससे शानदार इतनी डिटेल में कहीं पे ये टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे टॉपिक करवाए हैं जो आप हमारी एक चैनल की प्लेलिस्ट है वीडियो मेंस क्लासेस के नाम से, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उपग्रह आखिर ये होता क्या है। सैटेलाइट, जिसको हम उपग्रह कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सैटेलाइट, तो ये होता क्या है। एक्चुअल में ये एक खगोलीय पिंड होता है जो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करता है। मतलब ये एक खगोलीय पिंड होता है जो किसी अन्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, लेकिन वो प्राकृतिक उपग्रह है। और इसी तरीके से कृत्रिम उपग्रह होते हैं। मैंने वीडियो जो उपग्रह का पहला वीडियो बनाया था उसमें भी आपको ये बहुत सी बेसिक चीज़ें बताई थी, आप देख सकते हैं वो वीडियो भी। ये तीसरा वीडियो है इस टॉपिक पर। ओके। यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई इतनी हो कि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी की अक्षीय गति के परिक्रमण काल के ठीक बराबर यानी कि 24 घंटे हो जाए, तो वह उपग्रह पृथ्वी के तल से किसी भी स्थान से देखने पर एकदम स्थिर नजर आएगा। ठीक है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, नोट डाउन करिएगा। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, जिनको हिंदी में भू स्थिर उपग्रह कहा जाता है, वो पृथ्वी के तल से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं हम कि पलायन वेग, जिसको इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, आखिरकार ये क्या होता है। तो ये पलायन वेग जो होता है, पलायन वेग, यदि हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंक देते हैं तो वह पिंड कुछ ऊंचाई तक जाकर वापस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वापस लौट आता है धरती पर। कब लौट आता है? जब 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से कम उसकी वेलोसिटी हो जाती है, तो वो उस जगह से, उस बिंदु से वापस आने लगता है पृथ्वी की ओर। ठीक है। अंत में ऐसा वेग आता है जिससे यदि हम उस पिंड को ऊपर की ओर फेंकें तो वह पृथ्वी के जियो स्टेशन गुरुत्वीय जो फोर्स है उसके कारण वो वापस नहीं आता और गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेंज होता है उससे वो पिंड बाहर निकल जाता है और वो कभी वापस लौट के नहीं आता धरती पर। पिंड के इसी वेग को पलायन वेग कहते हैं या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 7 मील प्रति सेकंड होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है। पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी होती है जो, उसकी वैल्यू होती है, अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में बताऊं तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और मील प्रति सेकंड की बात करें तो 7 मील प्रति सेकंड होता है। ये एस्केप वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की।
एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग मैंने आपको बताया। ओके, अब आप सभी के लिए एक आधिकारिक, ऑफिशियल और अति महत्वपूर्ण सूचना है। सबसे पहले तो जीके फंडे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं, और आज का हमारा विषय है उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ये टॉपिक राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक, लैब अटेंडेंट, रीट, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, आरएएस आदि परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी दूसरी परीक्षाओं में ये विषय आपके सिलेबस में दिया होता है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये विषय आपके सिलेबस में है तो हमारे चैनल पर जो इस विषय पर 3 वीडियो डाली हुई हैं, तीनों के तीनों बहुत ही शानदार हैं, ज़रूर देखनी चाहिए आपको, ठीक है। इससे पहले हम राजस्थान में सौर ऊर्जा, राजस्थान में सहकारी आंदोलन, राजस्थान सरकार की आर्थिक योजनाएं, राजस्थान के विभिन्न टॉपिक मैं वीडियोस के माध्यम से कवर करा चुका हूं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जिसका नाम वीडियो मेंस क्लासेस में जाकर उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें, वहां से भी आपको 2 से 5% परीक्षा में मिल जाएंगे। और इस टॉपिक से आपको इन परीक्षाओं में 2 से 5% देखने को मिल सकते हैं, लिहाजा ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, अतः आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो में इस्तेमाल की गई पठन सामग्री को पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 20 रुपये का पेटीएम करना होगा। मोबाइल नंबर 8209882017, 820-988-2017 ये मोबाइल नंबर है, पेटीएम नंबर है। इस पे 20 रुपीज़ का पेटीएम करके आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है पेमेंट का, और स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप, दूसरा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, उस पे सेंड करना है और आपको ये पीडीएफ इस वीडियो की मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी पीडीएफ, ज़्यादातर पीडीएफ मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। उनको प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, स्पेशली इसी वीडियो की पीडीएफ पेड है, 20 रुपीज़ मात्र आपसे लिए जाएंगे। 20 रुपये पेटीएम कर दीजिए इस नंबर पर 8209882017, और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर दूसरा जो नंबर है 7062796491, ये दोनों नंबर लिख लीजिए। दूसरा जो नंबर है ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको स्क्रीनशॉट देना है पेमेंट का, ओके। और पेमेंट करनी है 820-988-2017 नंबर पर। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑल पर तुरंत सेट कर लें। एक रिक्वेस्ट, हमारी मेहनत कोई व्यर्थ न जाने दें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आपके लिए और मेहनत से वीडियो बनाने को प्रोत्साहित करता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। मुख्य बिंदु, पृथ्वी के लिए पलायन वेग, पलायन वेग की बात कर रहे थे, तो अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग की वैल्यू है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। इस स्पीड से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से फेंका जाए तो वो वापस पृथ्वी पे लौट कर नहीं आएगा, ओके। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है, ठीक है। इतनी स्पीड से अगर आप किसी चीज़ को फेंक दोगे तो वो चीज़ कभी लौट कर वापस धरती पर नहीं आएगी। सौरमंडल के लिए पलायन वेग, सौरमंडल के लिए जो पलायन वेग है वो है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि पृथ्वी से बहुत ज़्यादा है सौरमंडल के लिए, ओके। और चंद्रमा पर पलायन वेग कितना है? चंद्रमा पर पलायन वेग है केवल 1.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। इससे आपको क्या पता लगता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की अगर तुलना की जाए तो पलायन वेग चंद्रमा का बहुत कम है पृथ्वी के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये निकलता है कि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, गुरुत्वाकर्षणीय बल जो है पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा है चंद्रमा के कंपैरिजन में। अब ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमारी पृथ्वी का साइज जो है, आकार चंद्रमा से कई गुना बड़ा है। इसी कारण जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो चांद से बहुत ज़्यादा है, ओके। तो देखो, चांद का पलायन वेग पृथ्वी से कम है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तो पृथ्वी पर है, वहीं चांद पर केवल 1.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है ये पलायन वेग। लेकिन बात करें सौरमंडल की, तो सौरमंडल पर पलायन वेग बहुत ज़्यादा है,
42 किलोमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सौर मंडल का आकार बेहद बड़ा है पृथ्वी के कंपैरिजन में, क्योंकि पृथ्वी तो एक छोटा सा हिस्सा है सौर मंडल का, ठीक है। तो सौर मंडल के लिए अगर पलायन वेग की बात की जाए, किसी चीज को इतनी स्पीड से फेंकोगे तो सौर मंडल से बाहर निकल जाएगी, सौर मंडल में वापस लौट के नहीं आएगी 42 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है दोस्तों, बहुत सारी नॉलेज से, जानकारी से लबालब भरा हुआ वीडियो है ये। अब देखिए, उपग्रह की कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट, इंग्लिश में ऑर्बिटल स्पीड, हिंदी में कक्षीय चाल, किसकी? उपग्रह की। ये क्या होती है इसको समझ लेते हैं। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। देखिए, किसी भी विषय को समझने के लिए उसकी एबीसीडी बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको वो बिना मेहनत के परमानेंट हमेशा के लिए याद होता है। रट्टे लगाने से कोई खास बात नहीं होती, रट्टे लगाने से कोई भी लगा सकता है रट्टे, लेकिन वो भूल जाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट पे ही हम काम करते हैं। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, उपग्रह अपनी कक्षा में जो चक्कर लगाता है उसकी चाल क्या होती है, वो उसके बारे में है। तो पहला बिंदु है कि उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। पृथ्वी के तल से जितना ऊंचा उपग्रह होगा उसकी कक्षीय चाल उतनी ही कम होगी, ये ध्यान रखना। इनवर्सली, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई दोनों। उपग्रह की पृथ्वी तल से जितनी अधिक दूरी, उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूरी पर होगा उतनी ही उसकी कक्षीय चाल कम होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा बिंदु है कि उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, उसके वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करती है। भाई, किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कभी भी उसके वॉल्यूम पर निर्भर, डिपेंड नहीं करती है। एक ही त्रिज्या की कक्षा में भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह की चाल समान होती है। अगर एक ही रेडियस की ऑर्बिट है, सेम रेडियस की ऑर्बिट है, या कह लीजिए सेम ऑर्बिट में अगर अलग अलग वॉल्यूम्स वाले सैटेलाइट्स को छोड़ा जाए, सेम कक्षा में, एक ही कक्षा में भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाए, तो उनकी चाल समान होगी। यानी कि द्रव्यमान का उपग्रह की कक्षीय चाल में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, याद रखने योग्य बात। अब नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को। पृथ्वी तल से अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक चक्कर लगाते हैं उन उपग्रह के लिए कक्षीय चाल की वैल्यू क्या होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, सेकंड की बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। उपग्रह का परिक्रमण काल। अब उपग्रह का रिवॉल्यूशन टाइम क्या होता है, परिक्रमण काल क्या होता है? उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, और उपग्रह जितना अधिक दूरी पर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। देखिए, कक्षीय चाल तो दूरी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, यानी कि जितना दूर पृथ्वी तल से उपग्रह होगा उसकी कक्षीय चाल उतनी कम हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें उपग्रह की परिक्रमण काल की, उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उपग्रह की दूरी से। धरती से जितना दूरी पर एक उपग्रह स्थापित किया जाएगा उसकी जो परिक्रमण काल है वो भी उतना ही अधिक हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, अब उपग्रह का परिक्रमण काल भी उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, दोनों सेम है। ओके, नोट डाउन करिए। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण 1 घंटा 24 मिनट होता है। तो जो भी उपग्रह पृथ्वी के बहुत नज़दीक चक्कर लगाते हैं उनका जो रिवॉल्यूशन टाइम होता है, परिक्रमण काल होता है, वो 1 घंटा 24 मिनट होता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं। यदि किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को 41% बढ़ा दिया जाए, नोट डाउन करिए भाई, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज है।
अगर किसी उपग्रह के परिक्रमण वेग को कक्षीय वेग को 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा, अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा अगर हम उसके ऑर्बिटल वेलोसिटी को 41% से बढ़ा दें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब भू स्थिर उपग्रह की बात कर लेते हैं। भू स्थिर उपग्रह को इंग्लिश में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। इनसेट, इनसेट की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह तंत्र, इंडियन सैटेलाइट सिस्टम। ओके, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह तंत्र, इनसेट। ओके, इसरो द्वारा प्रक्षेपित बहुउद्देशीय भू स्थिर उपग्रहों की श्रृंखला है। इनसेट क्या है भाई? ये इसरो द्वारा प्रक्षेपित बहुउद्देशीय भू स्थिर उपग्रहों की एक श्रृंखला है, सीरीज है, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली में से एक है। वर्तमान में भारत के 9 भू स्थिर उपग्रह कार्यरत हैं। भू स्तरीय उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के विषुवत रेखीय तल में छोड़ा जाता है। पृथ्वी का जो विषुवत रेखीय तल होता है उसमें छोड़ा जाता है ये भूस्तरीय उपग्रह। पृथ्वी के संदर्भ में इसकी स्थिति स्थिर रहती है। ये उपग्रह दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण, मौसम का पूर्व अनुमान, आपदा चेतावनी, खोज तथा बचाव आदि कार्य में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, समझ में आ गया होगा। फिर भी वीडियो से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करिए, मुझे आपका जवाब देने में बहुत खुशी होगी। अब देख लेते हैं भारतीय सुदूर संवेदन, इंडियन रिमोट सेंसिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म क्या है? IRS, यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग। हिंदी में बोले तो भारतीय दूर संवेदन। तो समानतः किसी वस्तु के निकट संपर्क में आए बिना उसके विषय में वांछित और सार्थक जानकारी एकत्र करना ही सुदूर संवेदन कहलाता है। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, प्रस्तुत संदर्भ में सुदूर संवेदन का शब्द जो है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग एक ऐसी तकनीक से है जो जानकारी प्राप्त करने के साधन के रूप में विद्युतीय या चुंबकीय तरंगों का उपयोग करती है। ओके, मैग्नेटिक वेव्स का या इलेक्ट्रिक वेव्स का उपयोग करके बिना किसी चीज के संपर्क में आए बिना उससे दूरी बनाए रख के और उस चीज के बारे में जो जानकारी हासिल की जाती है वही रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन कहलाता है। ओके, ऐसी तकनीक को सुदूर संवेदन कहते हैं। इसके अंतर्गत छायाचित्र, जैसे फोटो, छायाचित्र क्या होता है? फोटो एवं विद्युत चुंबकीय अभिलेख प्राप्त करना तथा उसके प्रसंस्करण व विश्लेषण की विधि को सम्मिलित किया जाता है। अब किसी सुदूर संवेदन प्रणाली के 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है प्रेषक, दूसरा होता है अभिग्राही केंद्र और तीसरा होता है संचार माध्यम। ठीक है, संचार माध्यम तथा उपग्रह। तो ये 3 किसी भी सुदूर संवेदन प्रणाली के 3 प्रमुख भाग होते हैं: प्रेषक, अभिग्राही केंद्र और संचार माध्यम तथा उपग्रह। लैंडसैट, स्पॉट और JERN क्रमशः अमेरिका, फ्रांस और जापान की सुदूर संवेदी श्रृंखलाएं हैं। तो 3 देशों की सुदूर संवेदी श्रृंखलाओं का नाम आपको पता हो गया है, USA, फ्रांस और जापान। USA की सुदूर संवेदी श्रृंखला क्या है? लैंडसैट। फ्रांस की सुदूर संवेदी श्रृंखला क्या है? स्पॉट। और जापान की जैसे जापान और जैसे JERN। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक नज़र डालते हैं भारत के प्रक्षेपण यान की तरफ। अब ये प्रक्षेपण यान क्या होते हैं? देख लिए, इंग्लिश में इसको लॉन्चिंग व्हीकल कहा जाता है। प्रक्षेपण यान, लॉन्चिंग व्हीकल। ओके,
लॉन्चिंग व्हीकल वो साधन या वो विमान होते हैं या वो व्हीकल होते हैं, वो वाहन होते हैं जिनके ऊपर सवार होकर ये सारे उपग्रह या सैटेलाइट को हम उनकी कक्षाओं तक यात्रा करवा के वहां पे छोड़ के आते हैं। समझ गए? ओके। अब देखो, इनका उपयोग उपग्रहों या अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए किया जाता है। भारत में प्रक्षेपण यानों के विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1970 के दशक में की गई। ओके, भारत ने खुद के प्रक्षेपण यान बनाना 1970 में स्टार्ट किया। ओके, अब SLV-3 ये क्या है? एक प्रक्षेपण यान है, लॉन्चिंग व्हीकल है SLV-3। उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा है? आपको अगर पूछा जाए तो आंख मीच के SLV-3 कर देना। SLV-3, ओके, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्चिंग, V फॉर व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उपग्रह प्रक्षेपण यान 3। ओके, उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 जो है SLV-3, ये भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान था, जिसके द्वारा 18 जुलाई 1980 को रोहिणी नामक उपग्रह, इसका कोड नेम था RS-1, इसको कक्षा में स्थापित किया गया। रोहिणी उपग्रह को SLV-3 द्वारा 18 जुलाई 1980 को कक्षा में स्थापित किया गया। भारत का पहला जो लॉन्चिंग व्हीकल था, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उसका नाम था SLV-3। आगे बढ़ते हैं, दूसरा लॉन्चिंग व्हीकल आ गया है। अब S के आगे A लग गया है, ASLV। ओके, ASLV एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ओके, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, मध्यवर्ती प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित और उनके वैधीकरण के लिए कम लागत के मध्यवर्ती यान के रूप में कार्य करने हेतु विकसित किया गया था। इसकी पहली विकासात्मक उड़ान जो है 24 मार्च 1987 को और दूसरी उड़ान 13 जुलाई 1988 को संपन्न हुई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1978 की। 1978 में इस कानून में ये स्लाइड कहीं गलती से हमारी टेक्निकल टीम द्वारा रह गई है। अगली स्लाइड देखते हैं। PSLV-19, अगला जो यान है वो है PSLV-19, यानी कि पोलर क्या होता है? ध्रुवीय पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 19। ओके, इसको देखते हैं। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसरो का प्रथम। इसका भाई इसरो का, भारत का प्रथम नहीं। भारत का प्रथम मैं आपको बता चुका हूं SLV-3, लेकिन इसरो का प्रथम PSLV-3 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसरो का प्रथम परिचालनात्मक प्रक्षेपण यान है। यह ठोस द्रव प्रणाली आधारित 4 चरणीय प्रक्षेपण यान है। 4 स्टेजेस होती है, इसमें 4 चरण होते हैं और इसका ईंधन जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, ठोस द्रव। ओके, इसका प्रथम प्रयोग वर्ष 1993 में किया गया था। PSLV-C-19। अब अगला जो लॉन्चिंग व्हीकल है, प्रक्षेपण यान है, उसका नाम है PSLV-C-19। बस C जुड़ गया है, PSLV-19 के साथ C जुड़ गया है। इसने 26 अप्रैल 2012 को RISAT-1 नामक उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। ठीक है, PSLV-C-21। अब देखो, ये सारे जो मैं आपको प्रक्षेपण यान बता रहा हूँ, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिनके नाम आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर PSLV सीरीज के, ये एक्चुअल में PSLV जो सीरीज है उसी के अलग अलग वेरिएंट हैं। उसी में सुधार करते करते बस थोड़ा सा नाम चेंज है। PSLV-C-19, सबसे पहले आया PSLV-19, फिर आया PSLV-C-19, फिर आया PSLV-C-21। इसने क्या किया? PSLV-C-21 ने 9 सितंबर 2012 को सपोर्ट 6 और
प्राइटस का सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया। ये दो उपग्रह हैं, सपोर्ट 6 और प्राइटस, इनका प्रक्षेपण किया इसने 9 सितंबर 2012 में। यह इसरो का 100वां अभियान था। PSLV C21 जो है भाई, ये इसरो का 100वां अभियान था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं PSLV C20 की तरफ। PSLV C20 ने भारतीय फ्रांसीसी उपग्रह सरल और 6 विदेशी उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक 25 फरवरी 2013 को स्थापित किया। यह PSLV का 103वां अभियान था। ओके, PSLV 20 जो था, ये PSLV का 103वां अभियान था। इसने क्या किया, भारत और फ्रांस की सहायता से जो उपग्रह बना था जिसका नाम सरल था, उसके अलावा 6 विदेशी उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया PSLV 20 ने। ओके, और PSLV 21 जो था, यह इसरो का 100वां अभियान था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं GSLV। ओके, GSLV, इसका प्रथम प्रयोग 18 अप्रैल 2001 को GSAT 1 के प्रक्षेपण के लिए किया गया। GSLV जो प्रक्षेपण यान है, इसका पहली बार उपयोग 18 अप्रैल 2001 में किया गया और इसका उपयोग GSAT 1 नामक जो सैटेलाइट है उसके प्रक्षेपण के लिए किया गया था। वेरी गुड। आगे देखिए, GSLV Mark 3, नेक्स्ट जो लॉन्चिंग व्हीकल है, प्रक्षेपण यान है, उसका नाम है GSLV Mark 3। ये सभी भारत के हैं। ओके, भारत के प्रक्षेपण यान है। GSLV Mark 3 का उपयोग चंद्रयान के लिए, चंद्रयान का प्रक्षेपण करने के लिए GSLV Mark 3 का उपयोग किया गया। सौर प्रभामंडल के अध्ययन के लिए आदित्य नामक जो उपग्रह था, इसका प्रक्षेपण भी किया गया, आदित्य। ओके, अब भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करेंगे। बहुत विस्तार से हम भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम समझेंगे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के गठन के साथ हुई। ओके, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1962 में, जब इसरो का गठन हुआ तब, जो फिर 1969 में जाकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो बना। ओके, पहले 1962 में क्या था? 1962 में था अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। फिर यही चेंज होके 1969 में क्या बन गया? ये बन गया फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ओके, संस्थान से संगठन हो गया और आगे भारतीय लग गया, इसरो बन गया 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे लाइन में। फिर इनसेट जो है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ये इस श्रेणी का पहला उपग्रह। इनसेट श्रेणी का पहला उपग्रह क्या था? इनसेट श्रेणी का पहला उपग्रह जो था उसका नाम था इनसेट 1A। ये वर्ष 1982 में 1982 में प्रक्षेपित किया गया। इनसेट प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि देश में दूरदर्शन नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार करना ही है। इनसेट जो प्रणाली है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? देश में दूरदर्शन जो नेटवर्क है इसका विस्तार करना, ये इसकी उपलब्धि है इनसेट प्रणाली की। अब नासा और एरियन नामक जो एजेंसियां हैं, ये नासा जो है ये अमेरिका की है तथा एरियन जो है ये यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं। ठीक है, एरियन और नासा, नासा अमेरिका और एरियन यूरोप की। ठीक है, अब अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, उनका नाम था वेलेंतीना तेरेशकोवा। वेलेंतीना तेरेशकोवा। वह ये कहाँ से थी? ये थी पूर्व सोवियत संघ से, यानी कि जो पहले रसिया जो था अनडिवाइडेड, जब उसका विभाजन नहीं हुआ था, USSR। ओके, वहाँ की रहने वाली थी। अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की पहली महिला का नाम क्या था? वेंतेलिना तेरेशकोवा, USSR की रहने वाली। ओके, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ भाई, महिला मैंने बता दी है। अब अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पुरुष, उसका नाम था यूरी गागारिन। यूरी गागारिन, क्या नाम था? यूरी गागारिन।
और ये भी व्यक्ति यूएसएसआर से यानी कि पूर्व सोवियत संघ से ही था। ओके, ये भी पूर्व सोवियत संघ का ही रहने वाला था यूरी गागारिन। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला, उनका नाम कल्पना चावला था। ये कब गई? 1947 में अंतरिक्ष में गई कल्पना चावला। और ये कैसे अंतरिक्ष में गई थी? ये गई थी अमेरिका का जो अंतरिक्ष शटल था जिसका नाम कोलंबिया था, इसके द्वारा। ओके, देखो आंख मीच के दोहराने की कोशिश करो। दुनिया की सबसे पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई, इनका नाम क्या था? वेलेंतीना तेरेशकोवा, यूएसएसआर की रहने वाली थी, पूर्व सोवियत संघ की। फिर जो पहला पुरुष था दुनिया में जो अंतरिक्ष में गया, उनका नाम यूरी गागारिन था। ये भाई साहब भी यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ के ही रहने वाले थे। और भारत की बात करें तो भारतीय मूल की महिला जो अंतरिक्ष में गई, उनका नाम था, सबसे पहले जो गई उनका नाम था कल्पना चावला। और जब भारत आज़ाद हुआ उसी साल गई 1947 में, 1947 में अमेरिका का जो अंतरिक्ष यान था जिसका नाम कोलंबिया था, उसमें बैठ के गई थी। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या, स्लाइड। ओके, अब देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पुरुष, अंतरिक्ष में जाने वाली महिला बता दी भारतीय मैंने, अब पहले भारतीय पुरुष थे राकेश शर्मा। कब गए ये? ईयर कौन सा था? वर्ष 1984 में। यानी कि आप सभी में से बहुत सारे लोगों का जन्म इस वर्ष हुआ होगा 1984 में, किसी का जन्म 2 साल बाद हुआ होगा, 5 साल बाद हुआ होगा। तो आपके जन्म वर्ष से 2 साल पहले या आपके जन्म वर्ष में ही राकेश शर्मा जो हैं ये अंतरिक्ष में गए थे, भारत मूल के रहने वाले हैं। ठीक है, अब अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली, जिन्होंने 50 घंटे 40 मिनट तक अंतरिक्ष में पैदल चली, चहलकदमी की, दुनिया की पहली महिला ऐसी कौन थी? वो थी सुनीता विलियम्स। ओके, सुनीता विलियम्स। और भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी ये। ठीक है, इंडियन ओरिजिन की लेडी थी सुनीता विलियम्स, लेकिन अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी सुनीता विलियम्स। अब तक के 2 अंतरिक्ष अभियानों में टोटल कुल 322 दिन अंतरिक्ष में बिता चुकी हैं। कौन? सुनीता विलियम्स। ठीक है, जुलाई 2021 यानी पिछले ही वर्ष जुलाई में, 2021 जुलाई में भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रा करने वाली महिला, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिरीषा बंदला। ओके, बंदला है, शिरीषा बंदला। ओके, 11 जुलाई 2021 को भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री शिरीषा बंदला, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी। 3 लेडीज मैंने बता दी हैं जो अंतरिक्ष में गई, भारत की जो रहने वाली थी, भारतीय मूल से जो थी। पहली सबसे पहले गई कल्पना चावला 1947 में, कोलंबिया विमान द्वारा, अमेरिका का था, बिल्कुल सही। दूसरा जिनका नाम आता है वो है आपका सुनीता विलियम्स, 50 घंटे और 40 मिनट यानी कि लगभग बात करूं तो 51 घंटे ही मान लो, या फिर 50.5 घंटे इन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की, सुनीता विलियम्स। फिर तीसरे नंबर पर अभी 2021 में जुलाई में जो गई, उनका नाम था शिरीषा बांदला। आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों पर एक नज़र डालते हैं। भारत ने अभी तक इस फील्ड में, अंतरिक्ष के और उपग्रह के क्षेत्र में क्या क्या हासिल किया। देखिए, सबसे पहले वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ। फिर आया वर्ष 1969। ओके, और 1962 में ही मैंने आपको बताया था अंतरिक्ष कार्यक्रम इंडिया में शुरू हो गया था। अब वर्ष आया 1969, इसमें क्या हुआ? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को पुनर्गठन करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नाम दे दिया गया। यानी कि इसरो का जन्म, इसरो की स्थापना, इसरो का गठन कब हुआ? 1969 में। ठीक है, फिर आया वर्ष 1975, इसमें क्या हुआ? प्रथम भारतीय उपग्रह जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट 19, भारत का पहला उपग्रह।
कौन था? आर्यभट्ट 19, आर्यभट्ट था और इसको 19 अप्रैल को यूएसएसआर के द्वारा, यूएसएसआर में एक जगह है बैकानूर, ये प्रक्षेपण केंद्र रसिया में है, यहाँ से अंतरिक्ष में भेजा गया। वर्ष 1975 में भारत के पहले उपग्रह जिसका नाम आर्यभट्ट था, उसको 19 अप्रैल को सोवियत संघ के बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में भेजा गया। फिर आया ईयर 1989। अब इसमें क्या हुआ? 1989 में 7 जून को भारत में निर्मित दूसरा उपग्रह जिसका नाम है भास्कर। भारत में निर्मित पहला उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट। भारत में निर्मित दूसरा उपग्रह क्या था? तो दूसरा उपग्रह था भास्कर। ये क्या हुआ? पूर्व सोवियत संघ के एक प्रक्षेपण केंद्र से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। यानी कि पहले इंडिया इतना डेवलप्ड नहीं था, इसके पास अपनी सारी तकनीक नहीं थी प्रक्षेपण के लिए, तो इन्होंने यूएसएसआर की सहायता से बहुत सारे उपग्रह प्रक्षेपित किए। फिर आया वर्ष 1980। इसमें क्या हुआ? भारत में निर्मित प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि इंडिया में बना हुआ पहला भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि SLV-3 के नाम से जाना जाता है, उसी के द्वारा क्या हुआ था 1980 में 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा पर एक प्रक्षेपण केंद्र है, वहां से 35 किलोग्राम के वजन वाले रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया। मैं बता चुका हूं ये बात आपको पहले भी वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला वर्ष आया यानी कि 1980 के बाद 1981। इसमें क्या हुआ? भारत का प्रथम प्रायोगिक होता है एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रयोग के लिए प्रायोगिक भूस्थैनिक संचार उपग्रह जिसका नाम था एप्पल। इसको 19 जून को फ्रेंच गुयाना में एक कोरू नाम से प्रक्षेपण केंद्र स्थित है फ्रेंच गुयाना में, उस केंद्र से एरियन रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया। 1981 में क्या हुआ? भारत का जो प्रथम प्रायोगिक भूस्थैनिक संचार उपग्रह है जिसका नाम एप्पल है, उसको 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू प्रक्षेपण केंद्र से एरियन रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया गया। बहुत इजी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला वर्ष आया यानी कि 1982। इसमें क्या हुआ? अमेरिका से प्राप्त प्रथम बहुउद्देशीय होता है मल्टीपर्पज, जिसका एक से ज्यादा चीजों में काम आए, ओके। तो 1982 में क्या हुआ? अमेरिका से प्राप्त बहुउद्देशीय इनसेट 1 ओके, इनसेट 1 को 10 अप्रैल को अमेरिकी डेल्टा रॉकेट द्वारा भेजा गया, ठीक है। फिर आया वर्ष 1988, ओके। 6 साल बाद क्या हुआ? फिर भारत में निर्मित प्रथम दूर संवेदन उपग्रह, मैं बता चुका हूं पहले भी, भारत में बनाया गया पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग 1A, ओके 1A ये नाम था उसका, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग 1A भारत में निर्मित प्रथम दूर संवेदन उपग्रह है। इसको क्या किया गया? 17 मार्च को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर में स्थित रॉकेट स्थल से वोस्टॉक रॉकेट का नाम क्या था? वोस्टॉक, इसके द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया, ठीक है जी। फिर आया वर्ष 1992। वर्ष 1992 में क्या हुआ? सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, संवर्धित उपग्रह, वर्ष 1992 में संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन जिसका नाम क्या है? ASLV एगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसको क्या किया गया? 20 मई को श्रीहरिकोटा में छोड़ा गया, ठीक है जी। फिर 1994 में 15 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा से PSLV D2 पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल D2 की मदद से 870 किलोग्राम वाले वजन का एक सैटेलाइट था, उसका नाम क्या था? IRS-P2,
IRS का मतलब क्या होता है? इंडियन रिमोट सेंसिंग, भारतीय सुदूर संवेदन। P2 इसको क्या किया गया? ध्रुवीय सौर स्थित कक्षा में स्थापित किया गया। अब देखिए, ध्रुवीय सौर स्थित कक्षा में स्थापित करना था, तो इसीलिए ध्रुवीय पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का ही यूज किया गया है ना, मैंने बताया है अभी आपको। चलिए आगे देखते हैं। 2004 वर्ष में क्या हुआ? वर्ष 2004 में 20 सितंबर को GSLV F01 द्वारा एड्यूसैट, ओके, एड्यूसैट नामक उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। शिक्षा को समर्पित दुनिया के लिए पहले उपग्रह एड्यूसैट का सफल प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा, दुनिया का पहला है भाई, ये पूरे वर्ल्ड में पहला उपग्रह एड्यूसैट का सफल प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से किया गया। पूरी दुनिया में पहला है, किस चीज में? शिक्षा को समर्पित उपग्रह, ओके। यह उपग्रह देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज तथा उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़कर उन्हें उपग्रह से आधारित एकीकृत शिक्षा प्रदान करेगा, है जी। अब चंद्रयान 3 की बात करते हैं। चंद्रयान 3 जो है प्रक्षेपण 2022 की तीसरी तिमाही में चंद्रमा के लिए इसरो के दूसरे मिशन चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई। चंद्रयान 3 प्रक्षेपण 2022 की तीसरी तिमाही में चंद्रमा के लिए इसरो के दूसरे मिशन जिसका नाम है चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को किया गया, ठीक है। यह प्रक्षेपण इसरो के सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट, इसरो के पास जो अभी तक का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फैट बॉय या फिर बाहुबली के नाम से भी प्रसिद्ध है। और उसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम क्या है? GSLV MK3, ओके, GSLV MK3। इसके जरिए क्या किया गया? चंद्रयान 2 का चांद के सबसे मुश्किल दक्षिणी ध्रुव पहुंचने से पहले ही 2.1 किलोमीटर की दूरी पर 6 सितंबर 2019 को इसरो से संपर्क टूट गया, ओके। काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। फिर आगे देखिए, चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? M वनीता। M वनीता 2006 में इनको बेस्ट वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जो डायरेक्टर हैं वो हैं रितु करिधाल, रितु करिधाल डायरेक्टर हैं और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं M वनीता। चंद्रयान 2 जो है इसके 3 प्रमुख हिस्से हैं, उनका नाम क्या क्या है? पहला हिस्सा है ऑर्बिटर सैटेलाइट, दूसरा हिस्सा है लैंडर जिसका नाम विक्रम है। चंद्रयान 2 की बात कर रहा हूँ। चंद्रयान 2 के 3 प्रमुख हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ऑर्बिटर सैटेलाइट, दूसरा जो हिस्सा है उसका नाम है विक्रम, और लैंडर वाला हिस्सा है ये लैंड करवाने वाला, जो सैटेलाइट को लैंड करवाता है, और जो रोवर वाला हिस्सा है उसका नाम प्रज्ञान है। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद पर रोवर उतारने वाला चौथा देश है। पूरी दुनिया में 4 ही कंट्री हैं जो चांद पर रोवर उतारने में सफल हुए हैं और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश है। इसके अलावा जो 3 देश हैं वो अमेरिका, फिर रूस, फिर चीन और अब भारत भी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रयान 1 जो है इसमें तकनीकी खराबी के कारण मिशन 30 अगस्त 2009 को रद्द कर दिया गया था, लेकिन इससे पहले ही इस मिशन ने बहुत सारी ऐतिहासिक कामयाबी हासिल कर ली थी चंद्रयान 1 ने, ओके। 30 अगस्त 2009 को ये रद्द कर दिया गया था चंद्रयान 1 टेक्निकल एरर के कारण। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसरो का अंतरिक्ष में मानव मिशन। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में जो मानव मिशन है उनके बारे में बात करेंगे। तो मानव रहित उड़ानों के पश्चात ही मानव युक्त गगनयान के प्रक्षेपण की इसरो की योजना है। यह प्रक्षेपण इसरो के स्वदेश निर्मित भूस्थैनिक प्रक्षेपण यान जिसका नाम है GSLV MK3 इसके जरिए किया जाएगा, ठीक है। अब गगनयान को कम से कम 7 दिनों तक 300 से 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा में रखा जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा 7 दिनों तक, ओके।
इससे पहले गगनयान को लॉन्च करने से पहले 2 मानव रहित जिनमें आदमी नहीं जाएंगे ऊपर अंतरिक्ष में, ऐसी 2 उड़ानें पहले प्रयोग की जाएंगी। उसके बाद गगनयान के प्रक्षेपण की इसरो की योजना है। ठीक है, और ये प्रक्षेपण जो है ये GSLV Mk3 के द्वारा, जिसका नाम फैट बॉय और बाहुबली भी है ना, अभी बताया मैंने, इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट लॉन्चर है ये। अब देखिए गगनयान की पहली मानव रहित उड़ान, गगनयान की जो पहली मानव रहित उड़ान थी वो दिसंबर 2021 में, पहली बार मानव युक्त उड़ान 2022 में प्रस्तावित हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्योम मित्र। देखिए ये शब्द जो है इसको समझिए, व्योम का मतलब होता है बादल, ओके, मित्र मतलब दोस्त। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इसने 22 जनवरी 2020 को मानव रहित अंतरिक्ष मिशन के लिए इसका अनावरण किया। अब गगनयान की उड़ान से पहले परीक्षण के तौर पर पहले 2 बार रोबोट्स जाएंगे अंतरिक्ष में और फिर मानव को भेजा जाएगा। ठीक है, व्योम मित्रा का जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। व्योम मित्रा क्या है भाई? एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी कि आदमी के गुणों वाला एक रोबोट है व्योम मित्र नाम से। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आकाश का दोस्त। ओके आकाश का दोस्त, व्योम मानी आकाश होता है भाई। अब बात करते हैं PSLV C52। ये हम भारत की अंतरिक्ष में उपलब्धियां देख रहे हैं। PSLV C52 की उड़ान द्वारा 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण 14 फरवरी 2022 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV C52 की उड़ान द्वारा 3 उपग्रहों का सफलतापूर्ण अंतरिक्ष में उनके लिए निर्धारित कक्षाओं में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, इनमें से मुख्य जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हैं यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, सबसे मुख्य जो है इनमें वो है EOS 04, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। अब ये जो सैटेलाइट है इसका वजन 1710 किलोग्राम वजन है। 1710 किलोग्राम वजन के इस उपग्रह को 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचाया गया। वेरी गुड। दूसरा उपग्रह है INS-2DT है। ये एक प्रौद्योगिक प्रदर्शन उपग्रह है यानी कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है। यह भारत और भूटान का संयुक्त उपग्रह INS-2B, जिसका प्रक्षेपण मार्च 2022 में किया जाना है, उसका अग्रदूत है। ओके, तीसरा उपग्रह है उसका नाम है INSPIRE-SAT-1। ये तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको कि इंग्लिश में IIST कहते हैं, उसके द्वारा कोलोराडो यूनिवर्सिटी बोल्डर के सहयोग से निर्मित किया गया एक छात्र उपग्रह है। ठीक है, वहाँ के छात्रों ने मिलकर, कोलोराडो यूनिवर्सिटी बोल्डर के छात्रों ने मिलकर और तिरुवनंतपुरम में जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान है वहाँ के छात्रों ने मिलकर ये उपग्रह बनाया है, जिसका नाम है INSPIRE-SAT-1। ओके, मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप वीडियो में यूज़ की गई सामग्री को PDF के रूप में फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं, रिवीजन के लिए लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। मात्र 20 रुपये पेमेंट कर दीजिए। सारी डिटेल आपको वीडियो के स्टार्ट में दी गई है। शुरू के 3 मिनट वीडियो देखिएगा तो आपको डिटेल मिल जाएगी, कौन से नंबर पे क्या क्या करना है, तो आपको ये PDF दी जाएगी मात्र 20 रुपये में। ओके, अदरवाइज़ आप नहीं लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे भी बहुत सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, 2-3 बार, तो आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी। अब देखिए PSLV की 52वीं जो उड़ान थी, इसके द्वारा संचार उपग्रह जिसका नाम है CMS-01 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण।
विदेश के उपग्रह हैं, इनका प्रक्षेपण भी भारत ने किया है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV-C49 के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 के 1 माह के बाद, 1 महीने बाद ही स्वदेशी संचार उपग्रह जिसका नाम CMS-01 है, इसका प्रक्षेपण PSLV-C50 के जरिए 17 दिसंबर 2022 को श्रीहरिकोटा से किया। वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भू जी सेट 12 ये एक अंतरिक्ष का उपग्रह है, इसके बारे में बात करते हैं। भू जी सेट 12 इसका कार्यकाल 12 वर्ष है, इसलिए इसके नाम में 12 ऐड हुआ है। ओके, इसका कार्यकाल 12 वर्ष था। इसका स्थान CMS-01 ने ले लिया है। पहले CMS-01 की जगह भू जी सेट 12 काम कर रहा था, अब भू जी सेट ने काम करना बंद कर दिया है और नया उपग्रह CMS-1 आ गया है। CMS-01 के प्रक्षेपण के लिए PSLV की यह उड़ान ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 52वीं उड़ान थी तथा XL विन्यास यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में इसकी यह 22वीं उड़ान थी। CMS-01 का यह नामकरण इसरो उपग्रहों की नई नामकरण योजना के तहत पहला संचार उपग्रह है। ओके, CMS सीरीज का CMS-01 जो है ये पहला संचार उपग्रह है। ठीक है, इससे पहले जो संचार उपग्रह काम कर रहा था उसका नाम था भू जी सेट 12, इसका कार्यकाल 12 वर्ष था, उसकी जगह अब CMS-01 संचार उपग्रह आ गया है। ठीक है, इससे पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की श्रृंखला का नामकरण EOS श्रृंखला में इसरो ने किया था। इससे पहले जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी EOS सीरीज, अब चल गई है CMS सीरीज। EOS की फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब नई सीरीज आ गई है जिसका नाम हो गया है CMS। ओके, जिसका पहला उपग्रह EOS की बात कर रहा हूँ भाई, पुरानी सीरीज की। EOS जो सीरीज थी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, उसका पहला उपग्रह क्या था? EOS-01। और अब CMS जो नई श्रृंखला चली है, इसका नाम जो इसका पहला उपग्रह है उसका नाम है CMS-01। अब ये EOS-01 जो है ये 7 नवंबर 2020 को PSLV-C20 के जरिए किया गया था। ठीक है, अब PSLV-C51 के बारे में बात करते हैं। PSLV-C51 के द्वारा ब्राज़ील के एमाजोनिया 1 सहित ब्राज़ील का ये सैटेलाइट था जिसका नाम था एमाजोनिया 1। उसके साथ ही 19 उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण किया गया PSLV-C51 द्वारा। यह इसरो के वाणिज्यिक उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला पूर्ण व्यावसायिक मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2021 में अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपण 28 फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया। PSLV-C51 की इस उड़ान द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रहों में से 13 अमेरिका के उपग्रह हैं तथा 5 भारत के छोटे उपग्रह हैं। अब देखिए, कॉमर्शियल लेवल पे इंडिया जो है बिजनेस करने लग गया। इसरो जो है दूसरे देशों के सैटेलाइट भी ऊपर भेजता है और उनसे फीस चार्ज करता है। एक समय था जब हम USSR की सहायता से अपने सैटेलाइट आर्यभट्ट और भास्कर वगैरह को भेज रहे थे अंतरिक्ष में, मैंने आपको इसी वीडियो में बताया। और अब कितना समय बदल गया है, देखिए कितनी प्रोग्रेस की इंडिया ने। ठीक है, अब देखिए, जिनमें DRDO के युवा वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सिंधु नेत्र नामक उपग्रह भी शामिल है। GSAT-30 का सफल प्रक्षेपण किया गया। देश के अत्याधुनिक संचार उपग्रह जिसका नाम GSAT-30 है, GSAT-30 को 17 जनवरी 2020 तड़के फ्रेंच गुनिया के कोरू स्थित प्रक्षेपण स्थल से सफल प्रक्षेपित किया गया। एरियन 5 VT-251 प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया। ठीक है, अब ये जो GSAT-30 है इसका वजन है 3357 किलोग्राम।
यह उपग्रह देश की संचार प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। ओके, अब देखते हैं, एक नज़र डालते हैं अंतरिक्ष में इसरो के रिकॉर्ड्स के बारे में। अंतरिक्ष में इसरो का रिकॉर्ड है कि 30 मिनट में ऑर्बिट में स्थापित किए 104 सैटेलाइट केवल आधे घंटे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रच दिया। मौसम की भविष्यवाणी करने वाले भारत के कार्टोसैट 2 के अलावा 103 अन्य सैटेलाइट 30 मिनट के भीतर रॉकेट C-37 के जरिए ऑर्बिट में स्थापित किए गए। PSLV के अलग अलग वेरिएंट्स के जरिए यह लगातार सफल मिशन रहा। पहली ही बार में मंगल तक पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश। मंगलयान 10 माह में 65 करोड़ किलोमीटर चक्कर लगाकर, ओ माय गॉड, देखो कितना बड़ा डाटा है। पहली ही बार में मंगल तक पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। ठीक है, मंगलयान 10 माह में 10 महीनों में 65 करोड़ किलोमीटर का चक्कर लगाकर 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह पर पहुंच गया। ओ माय, आगे देखिए, इस मिशन का नाम मार्स ऑर्बिटर यानी कि मॉम है। ओके, इस मिशन का नाम क्या था? मार्स ऑर्बिटर यानी कि मॉम। मॉम की फुल फॉर्म क्या होगी? मार्स ऑर्बिटर मिशन। अब भारत पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला और मंगल मिशन में सफलता पाने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। बहुत अच्छे। अभी तक अमेरिका की नासा, रूस की रासकोस्मोस और यूरोपियन संघ के यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ही मात्र 3 एजेंसियां हैं जिनके पास खुद का मंगल अभियान है। ओके, अब एस्ट्रोसैट की बात करते हैं। एस्ट्रोसैट का सफल प्रक्षेपण। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विश्व की चौथी व देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला, जिसका नाम क्या है? एस्ट्रोसैट। मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ये। एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण PSLV C-30 के माध्यम से किया। ओके, C-30 के माध्यम से, PSLV C-30 के माध्यम से एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण किया गया। भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है जिनकी अंतरिक्ष वेधशाला है। भारत इस विशिष्ट क्लब में अमेरिका, जापान व रूस के बाद चौथा देश बना है। चीन ऐसा नहीं कर पाया है। चीन की खुद की कोई ऑब्जर्वेटरी नहीं है। इसरो के एस्ट्रोसैट को मिनी हबल कहा जा रहा है। हबल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोप की ESA का संयुक्त मिशन है जिसे अप्रैल 1990 में छोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं GSLV Mk3D2 के बारे में। GSLV Mk3D2 के जरिए संचार उपग्रह GSAT-29 का प्रक्षेपण। 3423 किलोग्राम वजन का GSAT-29 भारत की धरती से प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया सबसे हैवी, सबसे भारी उपग्रह है जिसका नाम है GSAT-29। इसका वजन कितना था? 3423 किलोग्राम वजन था इसमें। इसका यह प्रक्षेपण स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mk3D2 के जरिए नवंबर 2018 में किया गया। बाहुबली नाम से जानने वाला, अभी मैंने बताया GSLV Mk3 को बाहुबली या फैट बॉय नाम से जाना जाता है। तो बाहुबली नाम से जाने जाने वाला जो ये रॉकेट है GSLV Mk3D2, इसको स्वदेशी रॉकेट तकनीकी से तैयार किया गया। नए क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक पर यह चलता है और GSAT-29 का जीवन काल 10 वर्ष का है लगभग। ओके, अनुमान ऐसा है कि GSAT-29 जो सैटेलाइट है ये 10 सालों तक काम करेगा। अब आगे देखिए, भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। भारत के जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में सबसे पहला नाम आता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का, जिसकी
इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अब यहाँ पे देखिए तिरुवनंतपुरम में ये स्थित है। तिरुवनंतपुरम में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक प्रोफेसर विक्रम अम्बालाल साराभाई। ये कौन है भाई? ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक हैं, प्रोफेसर विक्रम अम्बालाल साराभाई के नाम पर रखा गया। इन्हीं के नाम पर यह अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया तिरुवनंतपुरम में, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। यह केंद्र साउंडिंग रॉकेटों और उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी पेलोड, भू आधारित एवं वाहनारूढ़ उपकरणों तथा प्रणोदकों और रॉकेट हार्डवेयर के लिए उत्पादन विधाओं से संबंधित सभी प्रकार के कार्य करता है। ओके, वाहनारूढ़ उपकरण वे होते हैं जो वाहन पे लगाए जाते हैं, वे उपकरण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम आता है इसरो के उपग्रह केंद्र का, इसरो सैटेलाइट सेंटर। बेंगलोर कर्नाटक में स्थिति यह है। इनके उपग्रह परियोजनाओं को संचालित करता है। यहाँ देश के सभी उपग्रह का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे बनते हैं वही सारे सैटेलाइट इंडिया के। इसका नाम है इसरो उपग्रह केंद्र और ये बेंगलोर में है, इसरो सैटेलाइट सेंटर। यहाँ पे सभी का जो भी उपग्रह बनते हैं इंडिया के, वो यहीं बनते हैं। तीसरा नाम आता है श्रीहरिकोटा सतीश धवन रॉकेट रेंज का, और ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। इस केंद्र से प्रक्षेपण यान एवं साउंडिंग रॉकेटों का प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक है। चौथा नाम आता है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अहमदाबाद में ये स्थित है। अहमदाबाद में स्थित यह केंद्र इसरो के अंतरिक्ष उपयोग हेतु विभिन्न प्रणालियों की परिकल्पना, संगठन व निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ओके, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। अगला नाम आता है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जो कि हासन बेंगलोर में स्थित है। पृथ्वी के कक्षा में तथा जियो स्टेशनरी कक्षा में घूम रहे उपग्रह का नियंत्रण करता है। ठीक है, ये जो केंद्र है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये क्या करता है? पृथ्वी की कक्षा में तथा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं उन सभी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अंतरिक्ष कार्यक्रम की सहयोगी प्रमुख इकाइयां इस प्रकार से हैं। इन सभी इकाइयों के अलावा जो और दूसरे सेंटर हैं अंतरिक्ष से संबंधित, वो निम्न प्रकार से हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित सेंटर। पहला है द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र। क्या नाम है? द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र। इस केंद्र की शाखाएं तिरुवनंतपुरम में, बेंगलोर में, महेंद्रगिरी में हैं। ये 3 जगह हैं जहां पे इस केंद्र की ब्रांचेज हैं, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। यहाँ इसरो के प्रक्षेपण यान व उपग्रह कार्यक्रम के लिए द्रव प्रणोदन प्रणाली के अनुसंधान, विकास तथा परीक्षण का कार्य होता है। ओके, अगला नाम आता है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण। ये सुदूर संवेदन अभिकरण नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण अंतरिक्ष विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। यहाँ सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों के अभिग्रहण, संसाधन व प्रसारण का कार्य किया जाता है। अगला नाम आता है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद। यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान में अनुसंधान होता है, रिसर्च करने का प्रमुख केंद्र है। डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा 1948 में इसकी स्थापना की गई। यह प्रयोगशाला भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की वास्तविक जननी है। ओके, अंतरिक्ष आयोग।
भारत सरकार ने राष्ट्रीय कार्यक्रम को उचित प्रकार से संचालित करने के लिए वर्ष 1972 में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा समर्थित सहायक निकायों में इसरो तथा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, इसको कि PRL के नाम से जाना जाता है, इनको अंतरिक्ष आयोग के ही अधीन कर दिया गया। ठीक है, अब अंतरिक्ष आयोग के बारे में पढ़ते हैं। अंतरिक्ष आयोग अपने कार्यकारी अंगों इसरो व PRL के अतिरिक्त 4 अन्य स्वायत्त निकायों के माध्यम से अपने कार्यों को संपादित करता है। ये 4 अन्य जो निकाय हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह अंतरिक्ष खंडन योजना। देखिए भाई, चैनल पर अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल पर हर एक कंपटीशन का पूरा कोर्स करवाया जाता है। फिलहाल वीडियो मेंस मुख्य परीक्षा जो है ग्राम विकास अधिकारी, उसका पूरा कोर्स चल रहा है। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ, बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर लें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं, फ़ायदा ज़रूर होगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहीं से आती है, टेलीग्राम चैनल से। तो देखिए, ये जो 4 निकाय हैं उनमें पहला है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह अंतरिक्ष खंडन योजना। इंग्लिश में इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है इनसेट SSP। ओके, ठीक है। दूसरा जो निकाय है वो है राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली। ओके, NNRMS। ओके, नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तीसरा जो निकाय है वो है राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी। ओके, दूर संवेदन एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, NRSA। चौथा जो निकाय है वो है राष्ट्रीय मध्य मंडल समताप मंडल और क्षोभ मंडल रीडर सुविधा, NSRF। ओके, तो अगर आप हमारे इस वीडियो को 200 लाइक तक पहुंचा देंगे तो अगले वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो देख लेना, आप वीडियो को 200 लाइक कंप्लीट कर दो फटाफट से। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी मेहनत को व्यर्थ न जाने दें, इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको आपके लिए और बेहतर वीडियोस बनाने को उत्साहित करता है। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। राजस्थान जीके के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट राजस्थान जीके को ज़रूर देखें। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, 20 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। वीडियो के स्टार्ट में जाकर डिटेल देख लीजिए। बाय बाय, टाटा, आप रखिए अपना ख्याल। मैं मिलता हूँ आप सभी को अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।